गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने स्थल जात निक्षेप के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम जल जात निक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है जैविक निक्षेप। मतलब जल जात निक्षेप जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है जैविक निक्षेप और दूसरा है निर्जीव निक्षेप। जो जैविक निक्षेप है वो जाहिर सी बात है जीवों के मरने के पश्चात उनका जो अवशेष जो होते हैं, जीवावशेष, तो उससे वो जम जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जैविक निक्षेप। अब इसके बारे में हम देखेंगे। इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। इस जमाव का स्रोत सागर स्वयं है। इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के अस्थि पंजर तथा वनस्पतियों के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इनको दो वर्गों में रखा जाता है। पहला होता है तट तलवासी या नैरेटिक पदार्थ और दूसरा होता है अगाध सागर स्थल या पैलेजिक पदार्थ। नैरेटिक पदार्थों के अंतर्गत जीवों के अस्थि पंजर तथा वनस्पति के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है, जबकि पैलेजिक पदार्थ में विभिन्न प्रकार की शैवाल के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है। सागरीय तरंगों द्वारा जीवों के अस्थि पंजर तथा वनस्पति में विघटन एवं रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, जिस कारण वे पंख तथा रेत में बदल जाते हैं तथा उसका जमाव सागर तली में हो जाता है। इसमें चूने के कार्बोनेट पाए जाते हैं तथा छिछले सागर में ये मिलते हैं। अब जैसे ये जो जैविक पदार्थ हैं, तो उसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो इसमें है तट तलवासी या नैरेटिक पदार्थ। सागरों में मिलने वाले जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त पदार्थ को नैरेटिक पदार्थ कहा जाता है। इनका जमाव मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तट में पाया जाता है। अब नैरेटिक मतलब कहाँ तक होता है? जो उच्च ज्वार तल है वहाँ से लेकर 200 मीटर की गहराई तक, अर्थात वो महाद्वीपीय मग्न तट के आसपास ही पाया जाएगा, जिसके ऊपर प्रायः भूमिज जमाव का आवरण पाया जाता है। मतलब इसके ऊपर क्या है, मुख्यतः बजरी, रेत, पंख, ये सबका जमाव पाया जाता है। इसके अंतर्गत मोलस्क जीव के टुकड़े, रेडियोलेरियन के अस्थिपंजर तथा स्पंज की कंटिका और चूना प्रधान एवं अम्ल प्रधान वनस्पति के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद है अगाध सागर स्थल या पैलेजिक पदार्थ। इसके अंतर्गत अगाध सागर में मिलने वाले शैवाल से निर्मित पदार्थ को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में ये पदार्थ पंख के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें उज कहा जाता है ना। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पंख कैसा होता है, एकदम कीचड़ की तरह होता है, इसे उज भी कहा जाता है। चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें दो उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है। मतलब ये जो जैविक पदार्थ हैं, ये इसके मुख्यतः दो उप प्रकार हैं। एक है चूना प्रधान और दूसरा क्या है, सिलिका प्रधान। चूना प्रधान के अंतर्गत है टेरोपॉड पंख और दूसरा है ग्लोबिजेरिना। और सिलिका प्रधान के अंतर्गत क्या क्या आता है, डायटम ऊज और रेडियोलेरियन ऊज। ठीक है, तो पहले हम चूना प्रधान ऊज को देखेंगे। तो चूने के अंश की अधिकता के कारण ये पदार्थ अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये शीघ्र ही घुल जाते हैं। इनकी स्थिति 1000 से 2000 फैदम के बीच महासागरों की तली पर पाई जाती है। प्रमुख जीव के आधार पर चूना प्रधान ऊज को पुनः दो उपविभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है टेरोपॉड ऊज। तो महत्वपूर्ण मोलस्क जीव टेरोपॉड द्वारा इस ऊज का निर्माण होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट 80% पाया जाता है। इन जीवों के कोश पतले होते हैं, जिनकी व्यास 1.5 इंच की होती है। अयनवर्ती सागरों में गर्म जल में यह ऊज 300 से 1000 फैदम के बीच पर पाए जाते हैं। इसकी स्थिति मुख्य रूप से मूंगे वाले क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। अधिक गहराई पर यह अदृश्य होने लगते हैं तथा 2000 फैदम के बाद तो यह पूर्णतः अदृश्य हो जाता है। इसका जमाव प्रशांत महासागर के पश्चिम तथा पूर्वी भागों में ओजर्स के पास और कनारी द्वीप के पास, एंटिलीज के पास और रूम सागर के मध्यवर्ती भाग में
पाया जाता है। अब दूसरा है इसमें ग्लोबिजेरिना उज़। इसका निर्माण मुख्य रूप से चूना प्रधान ग्लोबिजेरिना जीव के कोश से होता है। इसका रंग दूधिया सफ़ेद होता है, परंतु इसके अलावा इसका रंग नीला, भूरा, पीला तथा हरा भी हो सकता है। इसकी रासायनिक संरचना में कैल्शियम 64.47%, सिलिका 1.64%, खनिज 3.33% तक पाया जाता है। प्रमुख खनिज ग्लाकोनाइट होता है। इसके अलावा क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि खनिज भी मिलते हैं। इसका जमाव अटलांटिक महासागर, उष्ण तथा शीतोष्ण भागों में, हिंद महासागर के पूर्व तथा पश्चिमी जलमग्न तटों तथा पूर्वी प्रशांत महासागरों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इस पंख की स्थिति 2000 से 4000 फैथम के बीच पाई जाती है। इसके आगे अथाह सागर में यह नहीं पाई जाती है। इसके बाद है सिलिका प्रधान पंख। सिलिका अंश की अधिकता के कारण इसे सिलिका युक्त पंख कहते हैं। चूने की कमी के कारण यह पंख जल्दी घुलते नहीं हैं, अतः ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के सागरों में अत्यधिक गहराई तक पाए जाते हैं। इसका उपविभाजन उनमें मिलने वाले जीव विशेष के नाम के आधार पर किया जाता है, जिसमें से पहला है रेडियोलेरियन पंख। रेडियोलेरियन पंख का निर्माण रेडियोलेरिया डाइटम तथा फोरामिनीफेरा के जीवावशेष से होता है। इसमें सिलिका का अंश अधिक तथा कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होती है। गहराई के साथ चूने का अंश घटता जाता है। यह उस उष्ण कटिबंध महासागरों में 2000 से लेकर 5000 फैथम की गहराई तक पाया जाता है। प्रशांत महासागर में अधिक क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर के पूर्वी भाग में तथा अटलांटिक महासागर में छिटपुट रूप में पाए जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा सिलिका प्रधान पंख है डायटमूज। डायटमूज का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष से होता है। इसमें मृत्तिका का अंश भी पाया जाता है। सिलिका का अंश इसमें अधिक होता है और कैल्शियम का अंश 3 से लेकर 30% तक होता है। स्थल के पास इसका रंग लाल होता है तथा स्थल से दूर इसका रंग पीला या मटमैला होता है। सूखने पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। डायटमूज उच्च अक्षांशों में गहरे सागरीय भागों में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर दक्षिण तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में 600 से 200 फैथम की गहराई तक डायटमूज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या थे? जैविक निक्षेप। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे निर्जीव निक्षेप। इसे अकार्बनिक निक्षेप भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? लाल मृत्तिका और उल्का धूल। तो अकार्बनिक पदार्थ है ना। तो महासागरीय जल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिस कारण कई प्रकार के अकार्बनिक खनिज तथा तत्व महासागरों में जमा हो जाते हैं। इनमें प्रमुख है डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड, फास्फेट तथा पाइराइट। सागरों में रासायनिक परिवर्तन के कारण कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों में इतना मिश्रण हो जाता है कि उनमें विभाजन करना कठिन हो जाता है। महासागरीय तली में इन पदार्थों का जमाव अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है? पहला, लाल मृत्तिका। लाल मृत्तिका अकार्बनिक पदार्थों में इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगाध सागरीय जमाव में यह सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके निर्माण में एल्यूमिनियम के सिलिकेट तथा लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इनमें ज्वालामुखी के विघटित पदार्थ का अंश भी होता है। कुछ मात्रा में सागरीय जीवों के कम घिसने वाले भाग भी पाए जाते हैं। लाल मृत्तिका कोमल, लचीली तथा चिकनी होती है। सूखने पर लाल भूरे रंग के पाउडर में बदल जाती है। इसमें कैल्शियम 6.7%, सिलिका युक्त जीवों के अवशेष 2.39%, अन्य तत्व 85.35% पाए जाते हैं। प्रायः सभी सागरों में गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, पूर्वी हिंद महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में लाल मृत्तिका के विस्तृत क्षेत्र मिलते हैं।
लाल मृत्तिका 2700 फैथम की गहराई से अधिक वाले भाग में पाए जाते हैं। और अब इसके अलावा दूसरा निर्जीव निक्षेप है उल्का धूल। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? जो ब्रह्मांड से जो पृथ्वी की ओर उल्का प्रवेश करती है तो उसमें विस्फोट होता है या वो महासागरों में गिरते हैं, तो उसके द्वारा जो धूल कण आते हैं या कॉस्मिक कण जो आते हैं वो उन सभी से भी क्या होता है, महासागरीय निक्षेप का निर्माण होता है।